नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक और अपराध की घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये भी उसी वक्त की है जब मैं डीआईजी रेंज बरेली हुआ करता था। तारीख थी 1 फरवरी 2020। दिन था शनिवार। वक्त था रात का 11 बजे। थाना अलापुर, डिस्ट्रिक्ट बदायूं। गांव म्याऊं, थाना अलापुर में ही आता है वो गांव। वहाँ के वीरेंद्र पुत्र नेकराम ये 2-3 लोगों के साथ थाने पर आए। रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे। इंस्पेक्टर किशन गोपाल शर्मा भी थाने पर मौजूद थे। वो एक तहरीर लिख के ले आए थे। उनके गांव का ही एक वकील था जो उनके साथ आया हुआ था। वो तहरीर लिख के ले आए थे कि मेरा छोटा भाई बबलू शाम को 6-7 बजे खाना खाने के बाद बाहर टहलने गया था। जब काफ़ी देर हो गई वो नहीं आया तो मैंने जाके देखा कि हमारे घर से 200 मीटर की दूरी पर मुख्य मार्ग के बगल में वो पड़ा हुआ है। काफ़ी खून निकल रहा है। गांव वाले भी आए और गांव वालों ने देखा कि अभी इसकी नाड़ी में जान है, यानी ये अभी जिंदा है। मैं वहाँ से फ़ौरन भाग के गाड़ी करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बदायूं लेकर आ गया। बदायूं पहुँचने पे डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। बॉडी मैंने वहीं छोड़ दी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बदायूं में, और यहाँ मुकदमा लिखाने आया हूँ। मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति ने मेरे भाई की हत्या कर दी है। जिस हिसाब से उसके पूरे शरीर में ब्लड लगा हुआ था और ज़मीन पे भी काफ़ी ब्लड पड़ा हुआ था। घटना हत्या की थी ये सुन के इंस्पेक्टर किशन गोपाल शर्मा ने फ़ौरन उस तहरीर पे एफआईआर करने के आदेश कर दिए। क्राइम नंबर 39/20 धारा 302 आईपीसी में अपराध दर्ज कर लिया गया। एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए भेज दिए गए ताकि उसका पंचायतनामा और बॉडी को सील करके बगल में ही जो चीड़घर है, पोस्टमार्टम हाउस है, वहाँ रिसीव करा लिया जाए। उसके बाद इंस्पेक्टर खुद अपने दल बल के साथ पहुँच गए। 11 साढ़े 11 बजे की ये घटना थी जब वो थाने पर आए थे, और 12:30-1 बजे ये थाने पर मौके पर पहुँच गए। देखा बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। 1 फरवरी की बात है, काफ़ी अंधेरा था, कोहरा बहुत घना हो गया था। उन्होंने वायरलेस सेट पे बताया कि चूंकि इस समय रात हो गई है, कुछ भी दिखना संभव नहीं है। न तो यहाँ प्रकाश की व्यवस्था है और न प्रकाश की व्यवस्था की जा सकती है। इसलिए सभी लोग सवेरे आएँ, सारी यूनिट्स और सारे अधिकारी सवेरे इसको आएँ। तब तक उन्होंने येलो टेप से सीन ऑफ क्राइम को सिक्योर कर लिया और वहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर 3 सिपाही की ड्यूटी लगा दी कि आप लोग यहाँ तब तक देखते रहें कि किसी को सीन ऑफ क्राइम से छेड़छाड़ करने का मौका न मिले। इस बीच में वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बदायूं में बॉडी का पंचायतनामा भर दिया गया, बॉडी सील कर दी गई और वहीं बगल में पोस्टमार्टम हाउस में बॉडी को रिसीव करा दिया गया। सवेरे टाइम से उसका पोस्टमार्टम हो गया, बॉडी घर वालों को हैंडओवर हो गई, और जो उसमें कॉज ऑफ डेथ आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो थाने पर उपलब्ध थी कि कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटी मॉर्टम फायर इंजरीज, यानी उसे गोली मारी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मतलब ये था कि शॉक यानी सदमे और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण जो आग्नेयास्त्रों की चोट से हुआ है रक्तस्राव, उसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उसके स्टमक में, पेट में, आमाशय में अधपचा भोजन था। उससे ये लगता था कि इसकी हत्या खाना खाने के 2-3 घंटे बाद हुई है। जो एफआईआर हुई थी उसके मुताबिक भी बिल्कुल यही था। उसका यूरिनरी ब्लैडर खाली था, यानी वो घर से निकला होगा और फिर जैसे लोग खाना खाने के बाद ज़्यादातर, वैसे ये बड़े बुजुर्ग करते हैं कि बाहर लघुशंका के लिए जाते हैं, तो हो सकता है उसने लघुशंका की हो खाना खाने के बाद, इसलिए मूत्राशय उसका यूरिनरी ब्लैडर बिल्कुल खाली था। गोपाल कृष्ण शर्मा फ़ौरन पहुंच गए, किशन गोपाल शर्मा सबके साथ। बॉडी के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद सारे लोग वहां आए हुए थे। सबसे एक एक करके पूछताछ की, डिटेल में पूछताछ की
जानने की कोशिश की कि क्या वजह हो सकती है। काफ़ी मशक्क़त के बाद उनको थोड़ा थोड़ा ये जानकारी हुई कि इनका पड़ोसी है महेंद्र, उसका लड़का एक अमन है, वो थोड़ा सरहंग किस्म का है और ऐसा लगता है कि उसी से कोई न कोई बात हुई होगी। डॉग स्क्वाड ने हाथ खड़े कर दिए, उनके पास कोई इंडिकेशन नहीं था। फॉरेंसिक्स ने हाथ खड़े कर दिए, उनके पास कोई इंडिकेशन नहीं था। तो फिर सारा दारोमदार सर्विलांस पर आया। सर्विलांस वालों को बताया गया कि आप अमन के सीडीआर की डिटेल एनालिसिस करके बताइए। एक दिन बाद या 2 दिन बाद उन्होंने बता दिया कि हाँ, ये मौके पर मौजूद था। हालांकि उसका घर भी वहीं पर है जहाँ पर जिस टावर में ये घटना स्थल है। लेकिन उसके बाद करीब करीब जिस समय की घटना है उसके बाद 10-12 कॉल इसने की। जिन जिन लोगों को कॉल की गई उनसे भी जब बात की गई तो ये पता लग गया कि ये घटना में जो व्यक्ति शामिल था वो अमन ही है। लेकिन ये भी बताया गया कि 10-12 कॉल करने के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। 4 दिन बाद वो दूसरे प्रदेश में खुला, उसके बाद फिर दूसरी जगह खुला। इसका मतलब ही वॉज ऑन रन, यानी वो भाग रहा था। खैर, पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी और 25 फरवरी यानी घटना के 25 दिन बाद वो अरेस्ट होके आ गया। लेकिन क्राइम को बताने के लिए उसके साथ कोई बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी। उसने बताया कि हमारे पड़ोसी नेकराम हैं, उनकी लड़की है, नाम मैं उसका बदल के बता रहा हूँ, ममता। बिल्कुल जवान लड़की है, बहुत ही कम उम्र की, 16-17 साल की। मेरे उससे संबंध हो गए थे और ये मृतक बार बार इसी सिलसिले में टोका टाकी करता था, इसलिए मैंने उसको गोली मार दी। ये पूछा गया कि काहे से गोली मारी, तो उसने कहा साहब कट्टे से गोली मारी। कट्टा कहाँ है उनके सामने मैंने छिपा दिया था घटना के बाद, जब मैं भागा था उसके पहले। पुलिस गई, एविडेंस एक्ट सेक्शन 27 धारा 27 की रिकवरी की गई मुलजिम की निशानदेही पर। कट्टा बरामद हो गया। कट्टा 315 बोर का था। थाने में कुछ लोगों ने कहा साहब बहुत अच्छा हुआ, मुलजिम गिरफ्तार हो गया, आला कत्ल बरामद हो गया और बाकी चीज़ें पहले पूरी हो गई थीं, अब इसको जल्दी से चार्जशीट सबमिट कर दिया जाए। अब जो इंस्पेक्टर थे किशन गोपाल शर्मा, या तो उनका ज़मीर जाग गया या फिर ज़्यादा पैरवी हुई, उनको डाउट हो गया, या फिर जो कुछ भी आपस की बात थी उसमें कुछ कम ज़्यादा हो गया। इसलिए उन्होंने कहा नहीं भाई, ये 315 बोर का कट्टा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इतनी जल्दी इसने 2 मिनट में घटना बताई और 5 मिनट में कट्टा रिकवर करा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी कोई कट्टा भी रिकवर करा दे, इसमें कोई न कोई लोचा है, कोई न कोई झोल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली, उसमें जो फायर आर्म इंजरी का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर स्फेयर में है कि लीनियर है, एंट्री की जो साइज़ है वो कितनी है, एग्ज़िट की साइज़ है वो कितनी है। उन्होंने डॉक्टर राजेश से बात की, डॉक्टर राजेश जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपने पोस्टमार्टम किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे सामने है, उसमें एंट्री आपने इतनी बाई इतनी लिखी है, एग्ज़िट इतने बाई इतनी लिखे हैं, तो ये और जो 315 बोर का छर्रा है, 315 बोर के जो कट्टा है उसमें क्या अंतर है? उन्होंने कहा साहब ये 315 बोर से हो ही नहीं सकता। 315 बोर की एंट्री बहुत छोटी होती है, 2 मिलीमीटर इंटू 2 मिलीमीटर, या मैक्सिमम होगी 3 मिलीमीटर। एंट्री एग्ज़िट थोड़ी सी बड़ी होती है। और जिस तरह से पोस्टमार्टम के बाद इसके छर्रे हेड में मिले थे, उससे लगता है कि 12 बोर से गोली मारी गई है। 12 बोर का कट्टा भी हो सकता है, 12 बोर का कोई असलहा भी हो सकता है। आधे घंटे तक उनसे वाद विवाद, बातचीत और वो होने के बाद ये कन्फर्म हो गए कि इसमें कोई साजिश है।
ये जानबूझकर कट्टे को रिकवर कराना जरूर कोई न कोई साजिश है। अमन को वो भीतर ले गए, गुस्से में थे। श्रेणीबद्ध पूछताछ पे चढ़ा दिया। श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हो गई। काफी रजिस्ट किया। सत्य बोलक तक पहुंचने के बाद उसने कहा, रुक जाइए, मैं बता रहा हूं। उसने बताया कि दरअसल मैंने अपने पिताजी की लाइसेंसी दोनाली 12 बोर की बंदूक से इसको मारा था। मारने के तुरंत बाद हमने अपने वकील, अपने पिताजी और बाकी अपने दोस्तों से संपर्क किया था कि मैंने ये कर दिया है, क्या करना है। वकील साहब ने बताया कि पहला काम करो, मोबाइल बंद करो, निकल लो। अपने पिताजी से कहो वो बात करे, तुम मुझसे फ़ोन पर बात मत करना। मैंने मोबाइल बंद कर लिया। पिताजी को किसी दूसरे दोस्त के मोबाइल से पूछा क्या करना है, तो वो बार बार सब बताते रहे। धीरे धीरे सब तय हो गया और बकौल वकील साहब, जब भी तुम जाओगे या पुलिस पकड़ेगी तो तुमसे वो कट्टा रिकवरी के लिए तुम्हें ले जाएंगे, तुमसे पूछेंगे, क्योंकि बिना आला कत्ल के बरामद किए हुए चार्जशीट कंप्लीट नहीं होगी और न ट्रायल में कुछ हो पाएगा। तो इसके पहले कि वो ज़्यादा तुम्हें टाइट करें, तुम उनको ले जाके कट्टा हमने रखवा दिया है फलां जगह, वो रिकवर करा देना। अमन ने यही किया। जहां उनके घर वालों ने रखा था, पुलिस को लेके गए और फौरन वहां पर वो कट्टा रिकवर करा दिया गया। सारा काम आसान हो गया था। मुलजिम कन्फेशन कर रहा है, आला कत्ल बरामद है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने है, चार्जशीट लग जाती अगर तो काम हो जाता। अमन ने बताया कि वकील साहब ने कहा कि बस कैसे भी, फादर उनके बता रहे थे कि चाहे जैसे भी ये जो कट्टा रिकवर हो, इसकी फर्द बना के ये फॉरेंसिक जांच के लिए चली जाए तो फौरन इसमें चार्जशीट लगवा दीजिए। बाकी सब काम हमारा है, हम 2 डेट में ही इस मुकदमे को उड़ा देंगे। बात भी समझ में आ रही है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंजरीज टैली नहीं करेंगी 315 बोर से, तो बहुत साफ साफ वहाँ पर जो चिल्ला के कहते हैं डिफेंस के लॉयर कि साहब देखिए ये पुलिस की थ्योरी है, पुलिस ने पैसा लेके इस बच्चे को फंसा दिया है, मारा किसी और ने, किसी और को लाके खड़ा कर दिया। इस कट्टे से तो कुछ हुआ ही नहीं है। चोट उसको 12 बोर की है, कट्टा रिकवर हो रहा है 315 बोर का, और फिर अदालत भी इसको फौरन बरी कर देती। हो सकता है ऐसा पहले इन लोगों ने किया हो या इनके वकील साहब का तजुर्बा हो। यही सिखा पढ़ा के उसे भेजा गया, इसीलिए उसने फौरन कट्टा रिकवर करा दिया गया। जब लाइसेंसी डीबी बेल की बात हुई तो वो असलहा भी लाया गया थाने पर और उनके पिताजी महेंद्र को भी लाया गया। उसको फौरन वहीं सील करके बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स के पास भेज दिया गया। बैलिस्टिक जांच होती है उसकी, उससे ये पता लग जाता है कि लमसम कितने दिन पहले इससे फायर हुआ है। सबसे पहले उससे स्मेल से पता हो जाता है। कितना भी कोई साफ़ करे, कहीं ना कहीं स्मेल, जो बारूद की स्मेल होती है वो पड़ी रह जाती है। कितनी पंजेंट है, कितनी वीक हो गई है, और जो उसके रेमिनेंसेस होते हैं वो बैरल में चिपके होते हैं। बैलिस्टिक रिपोर्ट आने में काफ़ी टाइम, काफ़ी वक्त लग गया। इसीलिए 1 फरवरी की घटना में बैलिस्टिक रिपोर्ट आने के बाद 24 मई 2020 को चार्जशीट नंबर 1/20 संबंधित न्यायालय में बाकी सब एविडेंस के साथ दाखिल कर दी गई। जरा सी चूक हो जाती, उसी कट्टे के साथ चार्जशीट सबमिट की जाती, तो इस मुकदमे में कुछ नहीं होना था। अब आज की घटना, वैसे तो ये एक सामान्य घटना है, एक हत्या की घटना है। एक लड़का है, यंग है, 21 साल का है, गोली मार दी गई, मर गया। हर रोज़ की कहानी है, हर रोज़ की बात है। हमारे लिए एज ए पुलिस अफसर, किसी भी पुलिस अफसर के लिए हत्या की ये कहानी बहुत ही सामान्य कहानी लगती है। लेकिन जिन परिस्थितियों में ये हत्या हुई और जैसे ये हत्या हुई वो जरूर काबिल गौर है। मृतक डब्लू और अमन पड़ोसी थे। मृतक का परिवार बहुत गरीब, बहुत ही लोएस्ट मीडियम क्लास का, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर,
और अमन का परिवार पैसे वाला, दबंग और रसूख वाला परिवार था। डब्लू की बहन, जिसका नाम मैंने काल्पनिक बताया, ममता, उसको घर से आते जाते निकलते अमन छेड़ा करता था। हर बार जब उसने छेड़खानी की होगी, उसने घर आकर अपने भाइयों को और अपने पिता नेकराम को बताया कि इस तरह की फप्तियां कसता है, इस तरह की बातें करता है। एक दिन आज ही जाके नेकराम, उनका बेटा जो वादी मुकदमा है वीरेंद्र, और छोटा बेटा जो मृतक है इसमें डब्लू, ये तीनों लोग महेंद्र के पास गए। माँ भी गई इनकी, और सब लोगों ने कहा कि साहब आते जाते बहुत परेशान कर रहा है, लड़की हमारी तंग हो गई है और उसको ज़रा डांट दीजिए, उसे रोक दीजिए, ऐसा न करे, हम पड़ोसी हैं। महेंद्र ने दो टूक कहा कि या तो अपनी लड़की को घर में बांध के रखो या उसकी शादी कहीं दूर कर दो, और अगर हिम्मत है तो थाने पर जाके शिकायत कर दो। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर कोई सिपाही भी चला आया इसकी जांच के लिए तो लड़की से तो हाथ धोगे, तुमको भी सपरिवार गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। इतनी बात सुनकर लड़की के पिता नेकराम, भाई वीरेंद्र और डब्लू डर गए। लौटकर उन्होंने ममता से कहा कि खबरदार, तुम अब बाहर नहीं निकलोगे, दरवाजे पर भी नहीं खड़ी होगी। लेकिन सुबह शाम तो उनको दैनिक क्रिया के लिए जाना होगा। उसका भी एक कारण है, वो भी बताया गया कि जो शौचालय, जो आजकल स्कीम में हर घर में एक शौचालय, जिसको इज्जत घर भी कहते हैं, वो बनवाया गया है, वो महेंद्र ने ही अपने रसूख का इस्तेमाल करके प्रधान को मना कर दिया कि इसके यहाँ ये न बनवाइएगा, क्योंकि ये हमारा भी फ्रंट है। वैसे बनेगा तो इसी के घर के सामने, लेकिन हमारा आने जाने का रास्ता है और आते जाते हमें, निकलते, घर से निकलते ही हमें ये शौचालय के दर्शन होंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और प्रधान ने कभी उसका, शौचालय का जो कंस्ट्रक्शन का जो रिकमेंडेशन है सैंक्शन होने के लिए जाती है, वो किया ही नहीं। खैर, वो अपनी माँ के साथ, कुछ पड़ोसी महिलाओं के साथ सुबह जाती थी, सूर्योदय के बहुत पहले और शाम को सूर्यास्त के बहुत बाद। जब हफ्तों तक ममता बाहर नहीं निकली तो अमन ने मृतक को एक दिन रास्ते में, डब्लू को रास्ते में रोक कर कहा कि कब तक बांध के रखोगे, उसको किसी दिन घर से उठा ले जाऊंगा। ये बात सुनते ही फिर डब्लू बिगड़ गया और उन दोनों का वाद विवाद हो गया। डब्लू वहाँ से उसके सामने से भाग के घर पर आ गया। घर पर पूरी बात उसने घर वालों को बताई। घर वाले पहले से ही परेशान थे, लेकिन एक बार फिर महेंद्र के पास गए, अमन के पिता के पास। महेंद्र ने कहा कि देखो, अमन मेरे घर का शेर है, अपनी बकरी को संभाल के बांध के रखो, वरना ये शेर है तो शिकार करेगा। बात जो वो कह रहा था इन गरीबों की भी समझ में आ गई। उन्होंने और सख्ती कर दी अपनी बहन ममता पे कि एकदम कमरे में रहो, कमरे को भीतर से बंद करके रखो। वो बेचारी उसी में एक कमरे में घुटती रही। अगले दिन फिर इसने, अब चूंकि ठीक अगल बगल है, जैसे घर से निकला पीछा कर लिया, रोका अमन ने और कहा क्या उखाड़ लिया, अब देखना मैं क्या करता हूं। लेकिन ये बात भी उसने जाके बताई कि आज इस तरह से कह रहा था। लेकिन बेचारे बेबस थे, घर वाले लाचार थे, मन महसूस के रह गए और बस और कड़ाई करने लगे ममता पे कि उसकी नज़र भी न पड़े ममता पर। घटना वाले दिन का जिक्र उसने जो किया वो ये कि जैसे ही वो खाना खा के निकला डब्लू, ये फिराक में बैठा हुआ था। वो 50 कदम आगे निकला ही होगा, ये पीछे पीछे एक अपने पिता की DB-वेल बंदूक लेके आ गया और उसने ये कहा डब्लू से कि कल ममता को खेतों पर काम करने के लिए भेज देना। डब्लू ने कहा वो किसी कीमत पे नहीं जाएगी, हम लोग उसकी शादी देख रहे हैं, शादी कर देंगे, वो उसकी डोली ही यहाँ से उठ के जाएगी।
विदा होके ही जाएगी। अब वो घर के दरवाजे के बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगी। अमन ने कहा, जब हम शादी होने देंगे तब ना। बात और बिगड़ने लगी। डब्लू को ये लगा कि भी ये और बदतमीजी करेगा। वो चुपचाप निकल के वहाँ से जाने लगा। उसका एक हाथ पकड़ के सटा के उसे गोली मार दी। गोली मारने के फ़ौरन बाद जो वो 10-12 कॉल हुई थी, उसमें वकील की भी कॉल थी। ये इस तरह के लोग हैं जो ये मानते हैं कि हम सिस्टम को जैसा चाहेंगे मैनिपुलेट कर लेंगे। खुलेआम कहते हैं कि पैसे में बड़ी ताकत होती है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ये एक गांव की कहानी नहीं है। शहर के हर गली मोहल्ले में एक दादा हुआ करते हैं। आपके शहर गली मोहल्ले में भी एक दादा ज़रूर होगा, जिसको अपने पे इतना भरोसा है कि हम सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन्हीं को गांव गंवई की लैंग्वेज में दबंग कहते हैं, जबरा कहते हैं, सरहंग कहते हैं। सब जगह ये बराबरी से पाए जाते हैं और यही लोग गरीबों का जीना दुश्वार कर देते हैं। कोई ऑप्शन नहीं होता गरीब के पास, या तो वो अपने आप को सबमिट कर दे, या अपने आप को सरेंडर कर दे, या उनसे कंप्रोमाइज़ कर ले, उनके इशारों पर काम करे। ज़्यादातर केसेस में फिर वो पूरा परिवार ही सुसाइड कर लेता है। बहुत तंग आते हैं तो घर का बड़ा या सुसाइड कर लेता है, या जो सबसे ज़्यादा तंग है वो सुसाइड कर लेता है। सुसाइड के साथ ये दिक्कत है कि सुसाइड चूँकि अपराध की श्रेणी में नहीं है, इसलिए इसका कोई डाटाबेस नहीं बनाया जाता। हम लोग जो भी स्टेटमेंट बनाते हैं क्राइम का, जो पाक्षिक बनाते हैं, मंथ का बनाते हैं, 6 मंथली बनाते हैं, ईयरली बनाते हैं, उसमें सुसाइड का कोई कॉलम नहीं होता। इसलिए क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, आप लोगों को ध्यान हो कि मैंने पार्ट 150 में लखनऊ में सुसाइड्स का एक अध्ययन किया था। वो अपने इनिशिएटिव पे किया था। एक फॉर्मेट भेजते थे कि जब भी आप पंचायतनामा भरने जाएं सुसाइड के केस में, ये इन्फॉर्मेशन दे दें, क्योंकि अदरवाइज़ ये किसी स्टेटमेंट में जाता नहीं है। अब से आप भी न्यूज़पेपर्स में, लोकल न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं, स्थानीय एडिशन, नहीं तो ई एडिशन में आपके शहर का ज़रूर कोई न कोई अंक निकलता होगा। किसी बड़े अखबार के ई एडिशन पे जाइए तो किन किन शहरों में निकलता है वो, उसके जो सिटी एडिशन है उनको क्लिक करिए, तो आपके आसपास की छोटी मोटी घटनाएं और ख़ासकर सुसाइड की घटना आपको ज़रूर मिलेगी। जो पत्रकार हैं, छोटा मोटा उसके जो कारण है वो भी उसमें 2-1 लाइन लिख देते हैं, पर आप आज के परिप्रेक्ष्य में उसका अंदाज करिएगा कि क्यों सुसाइड किया होगा उस व्यक्ति ने या उस परिवार ने। क्या उसकी माली हालत थी, किस तरह से तंग हुआ होगा। आप इसको इस तरह की खबरों पे अब से नज़र रखिए, आपको अंदाज़ लग जाएगा कि कैसे इन गरीबों का जीना दुश्वार है, गली मोहल्ले में भी और गांव में भी। साठ के दशक में एक फिल्म आई थी, पतंग। राजेंद्र कृष्ण जी गीतकार थे, बहुत अच्छे गीतकार, बहुत ही मार्मिक गीत लिखे हैं उन्होंने। उनके गीत को लता जी ने गाया। राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा पर यह गाना फिल्माया गया। उस समय का बहुत मशहूर गाना है और आज की जो अपराध की घटना है उस पर बहुत ही मौजू है, बिल्कुल उसको सूट करता है। वो गाना ही पूरी बात डिस्क्राइब कर देगा, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गाने के बोल हैं, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हुए पैदा गरीब है ये किसकी खता, हमको दुनिया में क्यों तूने लाया बता, क्यों है चुप कुछ बता कुछ बता कुछ बता। मैं आज इस गाने का लिंक भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार ज़रूर सुनिएगा। आपको सब चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी।
क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, कैसे वो परिवार इतना बदनसीब सहता रहा और पुलिस के पास तक नहीं जा पाया, पुलिस को कोई सूचना नहीं दी, प्रधान की हिम्मत नहीं थी, बीट कांस्टेबल्स तक के कान में ये बात नहीं आई कि साहब ये हो रहा है, यहाँ पर इतना दबाया जा रहा है किसी परिवार को, किसी लड़की की इज्जत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, कहीं नहीं पता लगा और अंत में उसके भाई की हत्या हो गई। अब उन पे क्या बीत रही होगी ये कहना मुश्किल है, न मेरी जानकारी में है। आशा है आप इससे सहमत होंगे, नहीं सहमत हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, इसको कैसे और ठीक किया जा सकता है, या इसमें और कौन कौन सी बातें ऐड की जा सकती हैं कि इस तरह की घटना न हो। आज के घटना का मुख्य कारण गरीबी ही था, लाचारी था, बेबसी था। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।